वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल हमने डिस्कस किया था कि कैसे रफाल का जो F5 वर्जन है वो निकलकर सामने आ रहा है, जिसके साथ मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बेसिकली न्यूरॉन को यहाँ पर कम्प्लीटली इंटीग्रेट किया जाएगा F5 के साथ, जो कि मेन गोल है। बाकी साथ में और AI अपग्रेड्स वगैरह तो आएंगे ही, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स अपग्रेड भी होंगे, हार्डवेयर अपग्रेड भी हो सकते हैं। खैर, उस पर स्पेसिफिकली अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है, पर कई जगह पर ये कहा जाता है कि जो रफ़ाल हैं, जो आज के रफ़ाल हैं, जो इंडियन एयरफोर्स ने लिए हैं F3R वर्जन्स, ये आने वाले 2 से 3 साल में आउटडेटेड हो जाएंगे या फिर 5 साल में आउटडेटेड हो जाएंगे। तो इस चीज़ को हमने थोड़ा ब्रीफ में समझाने की कोशिश करी थी कल के वीडियो में। आज हम थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा नहीं है। और अपग्रेड्स डेफिनेटली आते हैं और हर 2 साल में 3 साल में आपको अपग्रेड करने पड़ेंगे, पर वो मोस्टली हार्डवेयर लेवल पर नहीं है, सॉफ्टवेयर लेवल पर है। जैसे कि आपके सेल फोन्स हैं और दूसरे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, उनको उन हार्डवेयर को इतना रिडंडेंट बनाया जाता है कि वो 5 साल 6 साल 7 साल लास्ट कर सके, लेकिन उनमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स हर साल आते रहते हैं। तो ये एक तरीके से रूम छोड़ा जाता है, और इन प्लेटफॉर्म्स में भी ये रूम छोड़ा गया है। तो सॉफ्टवेयर लेवल पर इनके अपडेट्स होते रहेंगे, पर हार्डवेयर लेवल पर ऐसा नहीं होगा। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कुछ एग्जांपल्स से। जैसे कि ये चीज़ हम जानते हैं कि US एयरफोर्स द्वारा भी अपग्रेड किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो उनके लेगेसी फाइटर्स हैं, जिसमें F-16 हो गए, F-15 हो गए, F-18 हो गए US नेवी के, ये सब अपग्रेड किए जा रहे हैं ताकि प्रेजेंट के वॉरफेयर और फ्यूचर के वॉरफेयर के हिसाब से ये तैयार हो सके। और इन अपग्रेड्स प्रोग्राम में भी अगर आप देखेंगे तो मोस्टली जो हार्डवेयर अपग्रेड हो रहा है, जिसमें मेनली रडार अपग्रेड हो रहा है, इसमें जो AES से रडार लग रहा है, यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे बेस्ड रडार लग रहे हैं, ये गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड AES से रडार्स हैं। US मिलिट्री में एकमात्र एयरक्राफ्ट जो कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AES से रडार को यूज़ करता है प्रेजेंट में, वो US मरीन कोर के लेगेसी हॉर्नेट्स हैं, जिनमें APG-79 जो कि रडार FA-18 सुपर हॉर्नेट में इस्तेमाल हो रहा है, उसका V4 वर्जन इस्तेमाल किया जा रहा है। और लेगेसी हॉर्नेट में इन रडार्स को लगाने के पीछे रीज़न ये है कि जो लेगेसी हॉर्नेट का पहली बात तो रोडोम साइज़ है वो छोटा है कंपैरेटिवली सुपर हॉर्नेट, और पावर भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होती है। तो जो ओरिजिनल सुपर हॉर्नेट में रडार लग रहे हैं वो इनमें नहीं लगाए जा सकते थे। तो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि वहाँ पर पावर कंजम्पशन कम हो गया, प्लस स्मॉलर फॉर्म फैक्टर में आपको सिमिलर परफॉर्मेंस मिल जाती है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर गैलियम नाइट्राइड को यूज़ किया गया है। बाकी रेंज डेफिनेटली सेम पावर के लिए अगर आप गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AES रडार को यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा मिलेगी, बैंडविड्थ वहाँ पर बढ़ जाती है। ये कुछ बड़े पॉजिटिव्स हैं, लेकिन जो डिफरेंस है वो डे और नाइट का नहीं है। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि रडार्स खाली एयर टू एयर डिटेक्शन में काम नहीं करते, इवन एयर टू एयर डिटेक्शन में भी कई सारे मोड्स होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर ये पर्टिकुलर रडार ज़्यादा रेंज में टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है तो दूसरा रडार जो नहीं कर सकता है वो कंपैरेटिवली बेकार हो गया। डिफरेंट मोड्स होते हैं, राइट। तो एक मोड को लेकर आप ये नहीं कह सकते ये ख़राब हो गया। हर रडार की अपनी खुद की पॉजिटिव्स भी होते हैं। इवन जैसा कि हमने एग्जांपल लिया था, PES रडार जो होते हैं उनमें जो पावर एडेड एफिशिएंसी होती है इन कंपैरिजन टू AES रडार्स, वो ज़्यादा होती है। कहा जाता है एक अप्रॉक्सीमेट नंबर है, करीबन 60% PAE के अप्रॉक्स होती है। तो पर्टिकुलर पावर के लिए ये रडार ज़्यादा रेंज में स्कैन कर सकते हैं। नुकसान डेफिनेटली है कि सिंगल फ्रिक्वेंसी में करते हैं, पर एक पर्टिकुलर पावर के लिए ज़्यादा रेंज में टारगेट को स्कैन कर सकते हैं। और इसीलिए जो इरबिस ई रडार यूज़ किया जाता है Su-35 में, उसकी रेंज अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। तो ये एक फैक्टर आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि गैलियम नाइट्राइड आने की वजह से तुरंत आपको हार्डवेयर चेंज करने पड़ेंगे। जो गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड AES रडार्स हैं ये भी 1 दशक तक आपके रेलेवेंट रहेंगे। इसलिए जो F-16 के ब्लॉक 70 वर्जन्स हैं वो सिमिलर हार्डवेयर के साथ आ रहे हैं। F-15EX आपका जो कि APG आई गेस 82 यूज़ करता है शायद, APG-82 कहा जाता है। APG-82 ये उसका V1 वर्जन है, और ये हार्डवेयर जो है बेसिकली
ये बोरो करता है 2 रडार से। तो जो FA-80 सुपर हॉर्नेट में APG-79 इस्तेमाल किए जाते हैं उसकी सिग्नल प्रोसेसिंग यहाँ पर यूज़ करी जाती है, और जो पुराने F-15 ईगल में APG-63 आपका ES रडार यूज़ होता था उसका एंटीना यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो ये भी गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड ही AES से रडार है, और ये F-15EX में आ रहे हैं जो कि अभी US द्वारा इंडक्ट किए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये सिमिलर रडार जो है ये साउथ कोरिया के F-15 अपग्रेड्स में भी यूज़ किया जाएगा। तो वो ये अभी ले रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को, तो कम से कम 1 दशक तक चलाएंगे। अदरवाइज़ अगर ये आउटडेटेड हो रहे होते तो गैलियम नाइट्राइड की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है पहले से, तो उस डायरेक्शन में ये लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड AES रडार जो है वो आपके आउटडेटेड हो जाएंगे। डेफिनेटली जो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड आपके AES रडार्स हैं उनको एक एडवांटेज रहता है, स्पेसिफिकली उन जगहों पर रहता है जहाँ पर स्पेस कंस्ट्रेन है, पावर कंस्ट्रेन है। Su-30 MK के केस की बात कर लें तो वहाँ स्पेस कंस्ट्रेंट तो नहीं है, पर पावर कंस्ट्रेंट डेफिनेटली है। तो पावर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इन रडार्स की जब हम बात करते हैं। तो ये पावर यूजुअली इंजन से आती है जिसमें जनरेटर अटैच होता है, और AC पावर प्रोड्यूस होती है, DC में कन्वर्ट किया जाता है, फिर रडार में जाती है। अब डिफरेंट रडार्स डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। जो आपके नॉर्मल पल्स डॉपलर रडार्स हो गए, फिर PES रडार्स हो गए, ये पल्स ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। बेसिकली पल्स में रडार वेव को छोड़ते हैं, और इसलिए कैपेसिटर्स यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर PSA के केस में पावर रिक्वायरमेंट एक्चुअली ज़्यादा होती है, पर क्योंकि कैपेसिटर्स को यूज़ किया जाता है इसलिए आपको कंटिन्यूस पावर सप्लाई नहीं चाहिए। तो क्या होता है कि पल्स में रडार वेव छोड़ी जा रही है तो कैपेसिटर पावर सेव करता है। जब रडार वेव छोड़ी गई तो हाई पावर आपने सप्लाई करी, फिर तब तक पावर जो आ रही है उसको कैपेसिटर में स्टोर किया जाता है, वेट किया जाता है उस सिग्नल के वापस आने का। तो रिसीवर जब आपके काम कर रहे होते हैं तो पावर रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होती है। फिर दोबारा से जब पल्स छोड़ी जाती है फिर कैपेसिटर जो पावर स्टोर करके रखता है फिर से छोड़ता है। होपफुली मैं कंफ्यूज ना कर रहा हूँ, फिर से छोड़ता है। तो इस तरीके से इनका ऑपरेशन होता है। बट AESA के केस में आपको कंटिन्यूस वोल्टेज चाहिए, तो पावर रिक्वायरमेंट भले ही उतनी नहीं है पर कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर हीट काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है क्योंकि हम गैलियम आर्सेनाइड को यूज़ कर रहे हैं। तो हीट को भी कूल करने के लिए आपको एक्स्ट्रा पावर चाहिए, जो कि आप कूलिंग अरेंजमेंट लगाएंगे उसके लिए भी आपको पावर चाहिए। तो कूलिंग इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये हम पास्ट में एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसलिए इन रडार्स में पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। गैलियम नाइट्राइड को यूज़ करने की वजह से जो कूलिंग रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाएगी, राइट। प्लस जो एक्चुअल रडार जो आपके TR मॉडल्स को पावर चाहिए होगी वो भी कम रहेगी। प्लस स्मॉलर फॉर्म फैक्टर में ये आपको सिमिलर परफॉर्मेंस दे देंगे। इसलिए जो विरूपाक्ष रडार के कुछ स्केचेस हम देख रहे हैं उसमें TR मॉडल्स के जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि हम कर सकते हैं ये चीज़। अब जो फैक्टर इंपॉर्टेंट होगा वो ये होगा कि ये पावर इनको कैसे देते हैं, राइट। खैर वो हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा था कि क्या ये प्लेटफॉर्म आउटडेटेड हो जाएंगे जो कि गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड AES रडार को यूज़ करते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, रफाल के केस में एक बेनिफिट ये होगा कि अगर हम गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AES रडार को यूज़ करेंगे तो जो TR मॉडल्स के नंबर हैं उसको हम ज़्यादा पैक कर पाएंगे, क्योंकि रफाल की जो नोज़ है वो छोटी है, राइट। बाकी एक और चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करी जाती है कि रफाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट है, हमने काफ़ी ज़्यादा पे किया है और हमें अब उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए MRFA के अंतर्गत। खैर हमारा भी ये मानना है कि अगर आप MRFA को टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं तो MRFA का कोई मतलब नहीं है। अगर आप ये सोचकर चल रहे हैं कि तेरस मार्क 2 के पैरेलल में ही हम MRFA के अंतर्गत एयरक्राफ्ट लेंगे तो जो मेन पर्पज़ यहाँ पर है जो कि स्क्वाड्रन संख्या को मेंटेन करने का है वो बीट हो जाता है, तो कोई मतलब रह नहीं जाता है। बेटर तेरस मार्क 2 के ही नंबर्स आप बढ़ा दीजिए, प्रोडक्शन रेट को बढ़ा दीजिए और उनको ही बड़े नंबर्स में ले लीजिए, क्योंकि दोनों उसकी कैपेबिलिटी में और रफाल की कैपेबिलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। डिफरेंस होगा पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि वो भी मीडियम कैटेगरी का ही फाइटर है। अब बात आती है कि क्या रफाल एक्सपेंसिव है। तो हम ये कह रहे थे कि जो इंडिया ने 2016 में रफाल की डील जो साइन करी थी, इसमें हमने 7.8 बिलियन यूरोस जो है वो पे किए थे 36 एयरक्राफ्ट के लिए। डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे आज के कन्वर्जन रेट के हिसाब से तो अप्रॉक्सीमेटली 8.5 बिलियन डॉलर्स आता है। पर एयरक्राफ्ट कॉस्ट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आपका 237 मिलियन डॉलर्स पहुंचता है। इसके कंपैरिजन में अगर आप इजिप्ट की डील को देखेंगे तो इजिप्ट ने भी रफाल परचेज़ किए थे हमसे 1 साल पहले। तो रफाल उन्होंने लिए थे शुरुआत में 24 और उसके लिए उन्होंने पे किया था अप्रॉक्सीमेटली 5.4 बिलियन डॉलर्स के अप्रॉक्स में।
मोर और लेस 5.4 बिलियन के अप्रॉक्स में, तो उनको पर यूनिट कॉस्ट जो पड़ा था ये $245 मिलियन पर पीस पड़ा था। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट साउंड होते हैं, F-35 से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पर ऐसा नहीं है। ये जो कॉस्ट है ये इंक्लूड करता है ट्रेनिंग, वेपन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिमुलेटर्स। तो ये आप अगर नए यूज़र बन रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म के तो आपको ये पे करना पड़ेगा। जब बाद में आप फॉलो ऑन ऑर्डर देते हैं तो आपको ये सब पे नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास प्लेटफॉर्म पहले से है, तो आप अपने पायलट्स को अपने घर पे ट्रेन कर सकते हैं। प्लस वेपन्स वगैरह तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्स्ट्रा परचेस करेंगे तो उसके हिसाब से आप पे करेंगे, बट उतना महंगा नहीं पड़ता है। इसका जो उदाहरण है वो इजिप्ट से ही आता है, जिन्होंने फॉलो ऑन ऑर्डर 2021 में दिए थे और उन्होंने $4.5 बिलियन में 30 एयरक्राफ्ट परचेज किए थे। इसके हिसाब से पर यूनिट कॉस्ट घट कर $100 मिलियन नीचे चला जाता है, $150 मिलियन पर पीस बन जाता है। तो ये एक बेनिफिट आपको मिलता है, पर फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि F-35 के केस में कहा जाता है कि ये आपको अप्रॉक्सीमेटली $80 मिलियन पर पीस के अराउंड मिल जाएंगे। जिसके पीछे जो बड़ा कारण है वो ये है कि ये प्लेटफॉर्म पहली बात तो बहुत तेज़ी से प्रोड्यूस हो रहे हैं। जो प्रोडक्शन रेट यहाँ पर है 156 एयरक्राफ्ट पर ईयर का है, जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। तो 156 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो सप्लाई चेन है वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गई है और जो ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया है। लेकिन अगर इन एयरक्राफ्ट को आप रिपेयर करवाना चाहेंगे तो जो एक्चुअल कॉस्ट है वो आपको एक नए प्लेटफॉर्म से ज़्यादा पड़ेगा। ये चीज़ हम साउथ कोरिया के केस में एक्सप्लेन कर चुके हैं, जहाँ पर उन्हें एक एयरक्राफ्ट को राइट ऑफ ही करना पड़ गया था डैमेज होने के बाद, क्योंकि रिपेयर कॉस्ट जो है वो उसके प्रोक्योरमेंट कॉस्ट से ज़्यादा आ रहा था। दूसरी चीज़, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर इतना रोबस्ट बन चुका है F-35 को लेकर और US काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, तो ओवरऑल ट्रेनिंग कॉस्ट वगैरह भी काफ़ी नीचे चला जाता है। तो F-35 का जो मार्केटिंग प्राइस है उसको आप एक एग्जाम्पल नहीं मान सकते, क्योंकि और भी कई फैक्टर्स होते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह भी काफ़ी ऊपर जाता है, जैसे कि F-35 का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली $42,000 पर फ्लाइट आर है, और इसके कंपैरिजन में अगर आप रफाल का देखेंगे तो ये $16,500 पर फ्लाइट आवर्स है। तो कितना बड़ा डिफरेंस है ओवरऑल, जब इसे आप ऑपरेट करेंगे तो कितना पैसा सेव करेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो ये जो पिच किया जाता है कि रफाल इतना एक्सपेंसिव है, आउटडेटेड है, ऐसा नहीं है। आपको कंपटीशन भी देखने पड़ेंगे, बाकी एयरक्राफ्ट कहाँ पर स्टैंड करते हैं। F-35 को एक आप कंपटीशन नहीं मान सकते, क्योंकि वो एक अलग लीग का ही एयरक्राफ्ट है। जैसे कि हमने बताया, वो एक 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म भी है, उसमें रेगुलर अपडेट्स भी आते रहते हैं, प्लस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे मॉडिफाई भी किया जाता है। कई प्रॉब्लम्स भी हैं। ऑपरेटर्स जो हैं, अगर इतना अच्छा एयरक्राफ्ट होता तो काफ़ी ज़्यादा बड़े नंबर में उन्हें ऑपरेट कर रहे होते। इवन US, जिनके द्वारा खुद ये प्लेटफॉर्म प्रोड्यूस किए जाते हैं, उन्होंने खुद इनके एक्चुअल नंबर्स जो हैं वो घटाए हैं अपनी एक्चुअल रिक्वायरमेंट से। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। बाकी अगर पर्सनल व्यू की आप बात करेंगे कि क्या हमें MRFA के अंतर्गत रफाल को प्रिक्योर करना चाहिए, तो अगर हम MRFA आज कंक्लूड कर रहे हैं तो डेफिनेटली करना चाहिए। लेकिन अगर हम तेजस मार्क 2 को एक देख कर चल रहे हैं कि तेजस मार्क 2 के पैरेलल में हम इन प्लेटफॉर्म को लेंगे, तो पर्सनल हमारा ओपिनियन है कि ये आइडिया हमें ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि तेजस मार्क 2 सिमिलर कैपेबिलिटी आपको प्रोवाइड कराएगा। तो बेटर ये है कि आप वहाँ पर इन्वेस्ट करें, नंबर्स वहाँ पर ज़्यादा बढ़ाएं और वहाँ पर प्रोडक्शन रेट जो है वो तेज़ करने की कोशिश करें। आई होप ये फॉर्मेट डेफिनेटली आप इस पर अपने रिव्यू दीजिएगा कैसा लगा, और इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। बाकी वेट कम करने पर मैं काम कर रहा हूँ, फैट काफ़ी ज़्यादा गेन कर चुका हूँ मुँह पे। होपफुली आपके सामने ही ये चेंज आप भी देख पाओ और मैं भी देख पाऊँ। जय हिंद।